अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैयद। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज एटीएन न्यूज़। हमारे साथ हमारे एक मेहमान कश्मीर से हैं, फिरदौस नबी साहब, जो बटगाम से के रहने वाले हैं, जो चेयरमैन JKPCF के हैं, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट के चेयरमैन हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी है, साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज हम इनके साथ बात करेंगे। DDC इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा है, तो आज हम इनके साथ तरक्की के हवाले से बात करेंगे। आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं तरक्की हो रही है। तो फिरदौस नबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। फिरदौस साहब, आज आप कश्मीर में हैं कि जम्मू में हैं? आज मैं जम्मू में हूँ। फिरदौस साहब, क्या लगता है आपको? मैं सबसे पहले एक खुद यंग होने के नाते आप भी एक यंग हैं, तो आपसे एक सवाल मेरा रहेगा, पहला सवाल, कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है? जम्मू कश्मीर के जो युवा है वो रोडों पर क्यों मतलब अपने नाराबाजी कर रहे हैं, रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आखिरकार क्या ऐसी बात है कि रोज प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, मैं इसका सीधा सीधा जवाब ये दूं कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, वो बहुत ही मतलब ना होने के बराबर वोट कास्ट करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो ये रिवायती सियासत रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, कि जो खानदानी राज है, कई सारे लोग 40 साल से एमएलए बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहीं से थोड़ा सा किसी गांव में या किसी टाउन में, किसी शहर में थोड़ा सा कुछ कर लिया, तो फिर वो उसका जो है ना डोल पीटते हैं जगह जगह कि जी हमने ये किया। असल बिल्कुल। में इनके पास प्लानिंग नहीं है, इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, इनके पास वो चीजें नहीं है जिनसे इनको पता चले कि किस तरीके से तरक्की हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल। बात करें, अगर हम तरक्की के लिहाज से बात करें, तो किफायत साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जहां पे पढ़े लिखे की जरूरत है वहां पे पढ़ा लिखा ही लग जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूं कि एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें एक कारपेंटर लगता है, और कारपेंटर को ही पता होता है कि किस तरीके से ईंटें लगानी है, किस तरीके से इसके जो है खिड़कियां लगानी है, या किस तरीके से बिल्डिंग को बनाना है। तो वहां पे जो है, अगर वो पढ़ा लिखा भी होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो तब भी चलेगा, अनपढ़ भी बना सकता है, क्योंकि वो एक स्किल है। तो जहां पे पढ़े लिखे की जरूरत है, जहां पे हुकूमत चलाने की, वहां पे कारपेंटर नहीं लगेगा। तो मसला ये है कि यहाँ पे कारपेंटर आ चुके हैं, यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें हुकूमत चलानी है। रही एक बात। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हमारे कौम को पीछे रखना है, इन्होंने हमारे कौम को दबा के रखना है, इन्हें हमारे कौम को गरीब रखना है, ताकि ये आराम से हुकूमत कर सके, इनके बच्चे हुकूमत कर सके, इनके रिश्तेदार मजे ले सके, इनके कारकुन मजे ले सके। तो इनको हमारे कौम को दबा के रखना है, आगे यूथ को आगे नहीं आने देना है। उनको ये बोलते हैं कि सियासत गंदी है, सियासत गलत चीज है, और उनको इनके कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉक्सीज होते हैं, जो लोगों में जाके बीच में जाके तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, ताकि अच्छे लोग और समझदार लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास इस चीज में हिस्सा ना ले, वो इस चीज का हिस्सा ना बने। अगर वो हिस्सा बने तो फिर इनकी खेल खत्म हो जाती है। अगर खेल खत्म हो गई तो फिर इन्हें कभी आना ही नहीं है हुकूमत में। तो डेफिनेटली जो इनका ये करप्शन का निज़ाम है, बदयांती का निज़ाम है, इसको ये चाहते हैं कि ये कायम रहे, इनकी सल्तनतें कायम रहें। ये बिल्कुल जिस तरीके से हिटलर ने चाहा था कि दुनिया पे कब्जा करें, इन्होंने भी एक कब्जा कर रखा है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये इन्होंने ऐसा ही माहौल बनाया है कुछ लोगों को फायदा देके। ये बिल्कुल जो है अक्सरियत, जो हमारी जो तादाद है, जो अक्सरियत जो हमारी है लोगों की, उनको ये बेवकूफ बनाते हैं वो कुछ लोग। और कुछ गिने चुने इनके, मैं उनको ठेकेदार बोलता हूँ, ठेकेदारी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये छारा चलता है। और कॉन्ट्रैक्टर्स इनके होते हैं जो फायदा लेते हैं और लोगों से वोट लेके इनको डलवाते हैं, और फायदा खुद को लेते हैं और इनको फायदा देते हैं।
बस ये इनका इसी वजह से जो है तरक्की रुक गई है हमारे जम्मू कश्मीर में। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको भी पता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। अगर हम 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं तो 1 करोड़ अगर हम खर्चा लगाते हैं एक बिल्डिंग पे, तो फिर उस बिल्डिंग पे मेंटेनेंस जो है ना 10,000 या 20,000 का या 1 लाख रुपए का सालाना आ जाएगा, 1 साल का आ बिल्कुल। जाएगा। लेकिन हम वो मेंटेनेंस के लिए वो 1 लाख रुपया नहीं लगाते हैं, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग जो है जिस वजह से जी हेलो जी जी जी, जिस बिल्कुल वजह से बिल्कुल, बोलिए। जी जिस वजह से वो पूरी जो पूरा 1 करोड़ हमने लगाया वो जाया होता है। जी तो यही वजह है कि ये इनका बिल्कुल ये जो है ना प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी। और यही बात जो हमारी हुकूमतें आई आज तक, तो हुकूमत या तो पीडीपी की आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी, यही जमातें जो है अभी जो है पूरे भारत में जो है कुछ बीजेपी और कांग्रेस, और हमारी जम्मू कश्मीर में नेशनल और पीडीपी, यही बरसर इक़्तिदार है। तो इन्होंने जो है अपना वो अपनी सल्तनत बना रखी है। तो ये बिल्कुल। किसी को आगे आने का मौका नहीं दे रहे हैं, नौजवानों को मौका नहीं, नए लोगों को मौका इसमें नहीं दे रहे हैं। जिस तो तरह जिस से वजह से फिरदौस साहब, बात है अनएम्प्लॉयड यूथ की, बात करेंगे हाँ अनएम्प्लॉयड यूथ की। जितना भी यूथ है वो इस वक्त लड़ रहा है। कल की बात है, डोडा में एक मेला लगाया गया था, अनएम्प्लॉयड यूथ मेला लगाया गया था। उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे 2-4 दिन पहले। बट जिस वक्त उसका लास्ट टाइम आया, बड़ी बड़ी कंपनी लाने का वादा किया गया था। उसी तरह से आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के टाइम पर जम्मू कश्मीर के युवा के साथ एक वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर जो खुशहाली की तरह चलेगा। तो मुझे नहीं लग रही कि जम्मू कश्मीर में कुछ खुशहाली है, नंबर 1। नंबर 2, आप कश्मीर घाटी बडगाम के रहने वाले हैं, बडगाम के रहने वाले हैं, और कश्मीर के हर उस बच्चे को पत्थरबाज कहते हैं। आप मुझे बिल्कुल बताइए, ये इनका ये कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A तोड़ने के बाद किसी ने भी पत्थर वहां पर नहीं फेंका है। मुझे जहां तक लगता है कि वहां का कोई बच्चा है ही नहीं वहां पर। वो मुझे जहां तक लगता है कोई तिहाड़ में है, कोई उधमपुर में है, कोई राजस्थान में है, कोई दिल्ली के जेल में। तो कौन पत्थर फेंकेगा वहां पर? जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सबको तो जेल में रखा है। देखिए ये तो बात पुरानी, बहुत पुरानी हो गई है। ये जो बोलते थे, इन्होंने कहा कि दफा 370 जो है वो तरक्की के राह में एक रुकावट है। और उसके बाद जब इन्होंने दफा 370 जो है उसको खत्म किया, उसके बाद इन्होंने हमारे स्टेट को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बिल्कुल मुझे याद है कि लाल किला से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कश्मीर में नए युवाओं को मौका मिलेगा, नई लीडरशिप आएगी, और पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए गए, पार्लियामेंट से लेके लाल किला तक हमारे लोगों को, हमारे नौजवान, और हम भी देख रहे थे। क्योंकि हमें बिल्कुल ये लगता था कि सही सच में हमें ये भी लगता था कि जो हमारी ये रीजनल पार्टीज है इन्होंने गलत किया, और और किया भी गलत। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, इन्होंने बहुत गलत किया हमारे लोगों के साथ। ये वरना आर्टिकल 370 भी नहीं खत्म होता, इन्होंने खत्म करवाया। मैं इसके बिल्कुल इनका बड़ा रोल है इसमें। तो रही बात आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त ये कहा कि जी तरक्की होगी, पता नहीं क्या क्या चीजें बताई इन्होंने। लेकिन बिल्कुल हमें यही लगता था होगा ऐसा, हमें ये उम्मीद थी पूरा कि ये ऐसा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब आर्टिकल 370 खत्म हो गया, उस तब से लेके आज तक गुर्बत का इंडेक्स जो है वो, मतलब मैं क्या कहूँ, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर में। लोग ज्यादा जो है हमारे नौजवान ज्यादा जो है बेरोजगार हो चुके हैं। कारोबार बंद हो चुका है। परेशानियां हर तरफ से है, कोई सुनने वाला नहीं है। और रही बात कोई जो है पूरा मिसमैनेजमेंट है। आपने देखा कि कई सारे जो है स्कैंडल्स हो रहे हैं, जिसमें मैं एक बात करूं, ये जो है फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की बिल्कुल मैं बिल्कुल, बात फायर करूं, सर्विसेज इसमें फोर्थ बहुत बड़ा क्लास। स्कैंडल। बिल्कुल, कोई इन्वेस्टिगेशन नजर नहीं आई, फिर कुछ भी नहीं, कोई पूछने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, एक गवर्नर साहब आए, सत्यपाल मलिक साहब, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियां लगाएंगे। फिर दूसरे गवर्नर साहब आए, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, उन्होंने कहा 50,000 लगाएंगे। फिर तीसरे गवर्नर साहब आए, मनोज सिन्हा, तो इन्होंने कहा 25,000 लगाएंगे। ना 25,000, ना 50,000, ना लाख।
रही है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज आएंगी, वो भी नजर नहीं आ रही है। मैं ये भी कहता हूँ अक्सर कि हमें इंडस्ट्रीज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितना हमारा टूरिज्म है, हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज्म में हमारे लिए अहमियत रखता है। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट है, फ्रूट है, बाकी चीजें हैं, तो इसी जैसे सऊदी अरब या कतर या ईरान या जैसे बाकी ममालिक हैं, इनमें जैसे तेल के कौवे हैं, तेल निकलता है, वैसे ही हमारे पास टूरिज्म है। अगर हम इसको प्रमोट करें तो मैं कहता हूं कि आधे भारत को हम जम्मू कश्मीर में रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं ऐसा। अगर ये वाकई इसमें सीरियस होते तो डेफिनेटली हमने मैं अपनी बात करूं, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे खासे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, मैं बहुत ही मशकूर हूं अपने लोगों बिल्कुल का। वही मैं आपसे फिरदौस साहब पूछने वाला था। आपने डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा था, आपने 2500 वोट भी लिए थे। आखिरकार क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं चाहते हैं ये लोग कि नई पीढ़ी जो है, ईमानदार पीढ़ी, यंग ब्लड लोग जो हैं वो मैदान में उतरे और अच्छा काम करे? क्यों नहीं चाहते देखिए हैं ये लोग? देखिए मैं पहले यही बात करूं। इन्होंने क्या किया वहां पे, जब मैं इलेक्शन में आया तो इन्होंने सबसे पहले हमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे दूर रखा, करीबन 70 किलोमीटर श्रीनगर में, 60 से 70 किलोमीटर। अच्छा, हमने इन्हें कहा कि हमें घर में रख दो, अगर हमें आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, अगर सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करोगे तो हम ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हमने भला ही किया है लोगों का, हमने हर एक का भला किया, हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इन्होंने नहीं माना, बजिद होके इन्होंने हमें श्रीनगर होटल में बंद किया। उसके बाद सिर्फ 1 घंटे का मौका मिला हमें सिर्फ कंपेन करने का कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे 60 गांव थे कॉन्स्टिट्यूंसी में और मैं सिर्फ 18 या 20 गांव में, मुश्किल मुश्किल से मैं 20 गांव में जा पाया और लोगों के साथ बात कर पाया। यानी मैं अपने तीसरे हिस्से जो मेरे वोटर्स थे, 30,000 वोटर्स, उसमें से मैं सिर्फ 4-5 हजार लोगों से बात कर पाया, कम ही, उससे भी कम। तो बड़ी मुश्किल, मैंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से बात की, मैंने सीईओ जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है हृदेश कुमार साहब, उनसे बात की, मैंने डिविजनल कमिश्नर जो हमारे पीके पोले साहब है उनसे बात की, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है शाहबाज मिर्जा साहब इस वक्त बडगाम में, उनसे बात की। इन सब लोगों से, बड़े ओहदों पे जो तैनात है, तो इनसे मैंने बात की, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको घरों में उनकी सिक्योरिटी है, वो आराम से सुबह से शाम तक वो अपनी कैंपेन कर पा रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास 40 साल की हुकूमत भी है। वाकई अगर आप मौका देना चाहते हैं हम जैसे लोगों को, तो फिर आपको हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कम से कम अगर फैसिलिटीज आप प्रोवाइड नहीं करते तो हमें मौका दें घर में रहने का। हम लोग ये तब इन्होंने एक ये बनाया कि हम आपकी जान की सिक्योरिटी जो है उसके लिए आपके लिए ये कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप ये सोचते हैं, लेकिन हमें मौका देना, हम कैसे हम मतलब अपने हरीफ को हरा सकते हैं। और फिर जब मौका ही नहीं मिला तो ये देखिए मिस मैनेजमेंट कितना था, जिस वजह से मैं पीछे रह गया। अदरवाइज इनके तो छक्के छूटने थे वहां से, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये तो वहां से बड़े मार्जिन से हार जाते, लेकिन इन्होंने ये करा। और उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा है वहां पे, और कई सारी चीजें करते हैं, इनके पैतरे काफी सारे होते। तो आप समझे कि हम जैसे नौजवानों को कैसे मौका मिलेगा, जो यहाँ पर जो फिरदौस साहब, जो जमहूरियत जी में बिलीव करते हैं, जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, तो आप देखिए कि उसके बाद इन्होंने प्रेशर डाला। जो भी डीडीसी कैंडिडेट्स उठे थे श्रीनगर में, जो सिक्योरिटी के अंडर थे, उनको प्रेशर किया कि घर जाने नहीं दे रहे थे कि आप अंडरटेकिंग दो, जब आप अंडरटेकिंग दोगे तभी हम आपको घर जाने देंगे, और अपनी जिम्मेदारी पे आपको लिखना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे घर जा रहा हूँ, तो आपको तभी हम जाने देंगे, लेकिन अब हमें अंडरटेकिंग दीजिए। यानी एक तरह से ये प्रेशराइज कर रहे थे हमारे डीडीसी कैंडिडेट्स को, जिन्होंने इलेक्शन में पीछे रहे। मैं तो हारना नहीं मानता हूं इसको, मैंने हारा नहीं, मैं कहता हूं कि मैं पीछे रहेगा। जिंदगी रही तो हम इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने इन्होंने जो है इतने बड़े जो है इतना बड़ा धोखा किया हम नौजवानों के साथ। क्या किस जमहूरियत की बात करते हैं, किस मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, ये शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, इन्होंने क्या किया हम लोगों के साथ। फिरदौस साहब एक सवाल उठता है आज, सरकार हमें कह रही है जिस जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजली पैदावार करने की क्षमता है, जहां पर दरियाई चिनाब बहता है, जहां पर सबसे ज्यादा जो बिजली के घर बनाए गए हैं जिससे बिजली पैदा होती है, उसी जी जम्मू कश्मीर को आज बिजली जो है प्राइवेटाइज की जा रही है। इसके बारे में क्या ख्यालात है आपके? नंबर 1। नंबर 2, जो पानी
बहुत ज्यादा, आपको पता जम्मू कश्मीर जो है लगभग 70% एरिया जो है पानी में ही मुश्तमिल है। इस जी जम्मू कश्मीर में आज पानी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, वो हमारे गांवों के अंदर भी लगाया जा रहा है, शहरों के अंदर भी लगाया जाए। अगर शहरों के अंदर लगाया जा रहा है, फिर भी हम मानते हैं कि वहां पर टैंकर वगैरह से पानी पहुंचाना पड़ता है। मगर आप मुझे बताएं, जिन गांवों में पानी खुला डुला है, उन गांवों में भी पानी में टैक्स लगाया जा रहा है 1900 रुपए। तो आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट किस नजर से आप इस चीज को देखते हैं? इन्होंने कौम को तबाह कर रखा है। आप मुझे बताइए किस चीज में महंगाई नहीं है और क्या इन्होंने नहीं किया जिससे हमारा कौम ना दबे, जिससे हमारे हम जम्मू कश्मीर के लोग ना दबे। बस कुछ लोग ये बेवकूफाना तरीके पे नाराबाजी करते हैं, फलानी पार्टी जिंदाबाद और ये फलानी साहब जिंदाबाद है। क्यों आप जिंदाबाद, किस पे जिंदाबाद कर रहे हो जनाब? समझ से काम लो, होश के नाखून लो। आप देखो कि आप देखिए, मैं उस आपके पॉइंट पे आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जी आपको एक पॉइंट बताता हूं। जो नमकीन चाय का बैग एक 2000 का या 2500 का आता है, वो इस वक्त 4000 का आता है। बिल्कुल। जो जो डबल बेड। जो जो तेल जो तेल है, तेल का जो एक डब्बा था 15 kg का, वो 1400 रुपये 1500 रुपये में मुश्किल में आता था। आज वही डब्बा जो है 2300 2400 और 2500 रुपये में आता है। अब पेट्रोल की बात करें तो कहाँ से 100 वो अब पार कर गया है। यही नहीं कि हर एक चीज पे, हमारे हर एक चीज पे जीएसटी लगता है। आप देखो, आप कहीं खाने पे चले जाओ तो खाने पे आपका जीएसटी लगता है। आप कोई छोटी सी माचिस भी ले लो, पेन ले लो, कोई कपड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, आप गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी ले लो, आपको जीएसटी देना पड़ेगा हर एक चीज पे डबल। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप खाने का चीज लेते हैं कहीं से, आप सबसे पहले कोई चावल लेते हैं तो उस पे आपको जीएसटी लगता है। उसके बाद जब आप उसको वो जो होटल वाला बनाता है, उसके बाद वो अपने ग्राहक को देता है तो उसको भी जीएसटी लगता है ना, डबल जीएसटी बिल्कुल। वहां पे भी लगता है। अच्छा, अब यही महंगाई है और लोग दबे हुए हैं। लोग क्या बोले या जनाब, ये तो सरकार है, सरकार के सामने किसकी बात चलती है? तो रही बात जो ये पानी और बिजली की आपने बात कही, हमारे जम्मू कश्मीर को तो अल्लाह ताला ने नवाजा है इन चीजों से। जैसे बिल्कुल। हमारे पास पानी का जखीरा है, हमारे पास तो बिजली का जखीरा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप दूर दराज इलाके, अगर मेरी खान साहब सुखना की बात करें तो वहां पे कई सारे, मैं पहले कुछ गाँवों का नाम बताऊं आपको। वहां से है सुतारन है, आरिजाल है, द्रंगलासीपोरा है, वत्रेहेल है, या उसमें रावलपोरा है, कई सारे ऐसे गुरवेट है, फ्रसवार है, ब्रनवार है, शालनार है, पारनिवा है। और खान साहब के दूर दराज जितने भी गांव हैं, वहां पे जो है बिजली 1 घंटे के लिए आती है, 2 घंटे की कभी आती है, 3 घंटे आई तो 3 दिन के 2 दिन के बाद भी आ जाती है। कोई मतलब कोई पूछने वाला, कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं, कोई मतलब किसी किस्म का इनको लिहाज नहीं है कि क्या लोग उनके बिल्कुल। साथ हो रहा है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि ये जो इसमें इजाफा कर रहे हैं, इसमें भी इजाफा कर रहे हैं बिजली फीस में, जो कह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर्स लगाएंगे, बहुत ही आईओ इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये क्या क्या नहीं प्राइवेटाइज कर रहे हैं? आप देख रहे हैं पूरे भारत में क्या क्या प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारी बिजली प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तो क्या करें? अब अनजस्टिस जब हो रहा है। इतना बड़ा जुल्म हो गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, स्टेट हमारा खत्म हो गया, तो ये तो उससे उसके सामने तो ये छोटा सा जुल्म है। तो आप बिल्कुल। सोचिए कि ये कई सारे ऐसे मतलब जालिमाना हुकूक हम पे आयद कर रहे हैं, तो जिससे हम दबे पिसे जा रहे हैं। और रही बात जो पानी की आपने बात कही, अच्छा पानी तो हमें अल्लाह ताला ने पानी से नवाजा है। आप जो है उसमें कितना ये जो है, अभी आप तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, कैजुअल लेबर्स को आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं, लिबरलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी से लेके आप जो है पैसा वसूल रहे हैं। टोल आप देखिए, टोल टोल अगर आप श्रीनगर से जम्मू आएंगे तो करीबन 1000 रुपये टोल देना पड़ता है। 500 से ऊपर तो है ही। मतलब एक बेचारा आम इंसान क्या करेगा? कोई गाड़ी लेता है छोटी सी और जाना चाहता है जम्मू, एक ही स्टेट है हमारा, कोई मतलब बाहर नहीं जाएगा। कम से कम अपने स्टेट में तो ये टोल, अपने लोगों को तो टोल नहीं होना चाहिए था। बाहर के लोग अगर होता भी तो बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है इतनी मतलब लोगों को इतनी अजियत दी, इतनी मुश्किलातों का सामना है इस वक्त हमारे लोगों को कि रोना आता है, रोने को दिल करता है। क्या करें हम? ये तो जुल्म और सितम है। रही मेरी फिरदौस कॉन्स्टिट्यूंसी की साहब, बात। फिरदौस साहब, जिस तरह से कश्मीर में इनोसेंट किलिंग बार बार हो रही है, इनोसेंट किलिंग बार बार हो रही है, हमारे जो यहाँ के कुछ पुंछ राजौरी के थे, मुझे नाम भूल गया कहाँ के थे वो, 3 बंदों तीन को। जी तीन जो मजदूर। जी जी, जी जी। 3 मजदूरों को एक फेक एनकाउंटर में मार गिराया गया है।
اس کے بعد ان کی بے حیائی والی یہ حرکتیں جو ہے رک نہیں پا رہی تھی. پھر سے ایک 14 سال کا جو کالج جاتا ہوا، کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارا ایک بھائی گیا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی اندھادھند گولیاں چلائی اور اس کو بھی انکاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا. ان چیزوں کو آپ ہاں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری انوسینٹ کلنگ کشمیر میں ہو رہی دیکھیے ہے اس وقت. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انوسینٹ کلنگس ہے، یہ جو گناہ یہ بہت بڑا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں عام لوگوں پہ. جو 3 مزدور جس پہ خلاف میں نے بھی احتجاج کیا سری نگر سے، اور کئی بار میں نے احتجاج کیا اس پہ، کہ مجھے آپ بتائیے کس طریقے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ کا. آپ معصوم لوگوں کو، مزدور لوگوں کو جو مزدوری کرنے کے لیے راجوری پونچھ سے آگے کشمیر میں، اور آپ نے جی ان کو ملیٹنٹ بنایا، آپ نے ان کو دہشت گرد بنایا، اور ان کو جو ہے اس کے بعد ان کا وہ سامان کہاں سے آ گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ ویپن کہاں سے دیکھیے نا، لایا انہوں نے. میں یہ ایک بہت چھوٹی سی بڑے بات کروں گا سوالات پیدا کر. بیچ میں جی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. آپ کا ایک کشمیر میں ایک ہمارا ہندو بھائی ڈھابے والا جس کے اوپر گولی چلتی ہے، پورا انڈیا اس کے لیے لڑتا ہے. وہیں پر کشمیر میں ہمارے مسلمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے گولیوں سے، بوندا ان کو جو لت پت کیا جاتا ہے، تو ان کے جی لیے جی کوئی جی بات نہیں کرتا ہے. نہ کرتا ہے جو ہمارا یہ بی جے پی کا پریزیڈنٹ ہے رویندر رینا، نہ یہ کبھی بات کرتا ہے، نہ گورنر منوج سنہا بات کرتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے. اگر مسلمان کو کیا ختم بھی کر دیں گے تب بھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. مگر اگر کشمیر کے ڈھابے والے کو کسی نے، وہ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے آتنکوادیوں نے کیا کہ نہیں کیا، شاید وہ بھی ایک فیک انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. اس کے لیے پورا اسٹیٹ بیان دیتا ہے اور پورا انڈیا بیان دیتا ہے اور ہیش ٹیگ چلتا ہے ٹیررزم کے خلاف. جی میری بات سنیں. جو یہ کاغذی شیروں کے نام لے رہے ہیں نا رویندر رینا، ان کی تو اتنی، بس ان کا تو اتنا ہی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا اتنا ڈیوائڈ پروپیگنڈا کرنے ہوتا کی ہے کہ کوشش کر رہے ہیں نا، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہاں، ہیں یہ. ان کا یہ ہوتا ہے نہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا پاکستان کے ساتھ جڑ جائے، کوئی بھی چیز ان کا مطلب جو ہے ملیٹنٹ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر یہ باہر نکلتے ہیں، دھرنا دیتے. ایک وہ پاگل انسان ہے کوئی، وہ کہہ رہا تھا فیرن کو بین لگا دو. دیکھو یہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہی میں آپ یہ سے سمجھ میرا نہیں آ رہا سوال ان کی لکھا ہوا تھا، مجھے مینٹالٹی کیا یاد ہے. تھا. فیرن اور برقع جس کے اوپر میں نے بہت بڑی ڈیبیٹ پرسوں کی پتا ہے، نہیں ہے وہ فیرن اس اور نے برقع. اس نے وہ بندہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یار. فیرن کشمیری کلچر ہے، آپ اس پہ آپ بین کرنے کیا رہے یار؟ آپ کی مجال کیا ہے؟ آپ نہیں، سمجھتے ہیں اتنے ہم آج یہ گزرے ہمیں ہیں. پھرن اور اس کے اوپر برقعے کے اوپر بین لگا رہے ہیں. کل یہ ہمیں بولیں گے آپ کو جو سنت ہے داڑھی ہے اس کو بھی کاٹ دو. پرسوں ہماری ماں بہن کو بولیں گے چادر جو سر کے اوپر لگی ہے اس کو بھی اٹھا دو. اس کے پرسوں دیکھیے بولیں گے جو قمیض جو لگی ہوئی ہے اس جو کو بھی اتار آپ دو. کیا یہ صحیح ہے؟ جو آپ نے کلنگ اس کی کرشنا ڈابا جو ہے اس کی کلنگ ہوئی ہے، یا جو راجوری کی، میں کسی قسم کی کلنگ بھی جو بھی ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے، وہ ایک عام انسان مرتا ہے. بالکل. کوئی مجھے ایک پولیٹیشین دکھائیے جموں کشمیر میں یا پورے بھارت میں کہ جس کا بیٹا مرا ہو، اور مطلب جو بارڈر پہ مرا ہو، کسی ملک کے خلاف جو ہے لڑتے لڑتے مرا ہو، دشمن کے خلاف لڑتے لڑتے مرا ہو. مجھے ایک بھی پولیٹیشین آپ دکھائیے، ایک بھی سیاستدان کا بیٹا دکھائیے، ایک بھی ان کا رشتہ دار دکھائیے، ان کا سگا دکھائیے کہ جو بارڈر پہ شہید ہو گیا بھارت کے لیے، جو جموں کشمیر کے لیے. ہاں مرتے ہیں وہاں پہ شہید ہوتے ہیں لوگ. وہ کون اور ہوتے وہ ہیں؟ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ کسانوں کے پاکستان بیٹے سائڈ سے ہوتے ہو، ہیں. چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. اگر ایک ملیٹنٹ مرتا ہے، اگر ایک فوجی مرتا ہے، تو وہ ایک عام گھر سے مرتا ہے. وہ کوئی مطلب بڑا انسان نہیں ہوتا. وہ اپنی روزی روٹی کے لیے، اگر کوئی فوجی آتا ہے بھارت کے کسی بھی اسٹیٹ سے، مثلا بہار سے، اتراکھنڈ سے، یو پی سے، وہ اپنی نوکری بچوں کے لیے نوکری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اپنے آپ کو جو ہے خود کفیل بناؤں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قابل بناؤں. اس کے لیے وہ بیچارہ 1200 1300 1400 کلومیٹر دور سری نگر آ جاتا ہے، اور سری نگر میں آ کے اس کی یہاں پہ موت ہو جاتی ہے. کئی سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، یا کئی سارے لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور ملیٹنٹس جو ہے وہ بھی عام گھروں سے ہے، وہ بھی کوئی مطلب بڑے منسٹروں کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بھی کہیں بیوروکریٹس کے بچے نہیں ہیں، تو بالکل. وہ بھی عام گھروں سے ہے. تو یہ ایک جنگ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس کے بیچ ہے، وہ ایک اس طبقے کے بیچ ہے جو پسا ہوا، اور جو نیچے والا طبقہ ہے
उन्हीं के बच्चे मरते हैं, उन्हीं के बच्चों पे जो है जंग कायम है, और उसी की बुनियाद पे ये सियासत अपनी चला रहे, अपनी हुकूमत चल रहे हैं। मैं हर तरह की किलिंग को जो है मैं कंडम करता हूं, चाहे वो कृष्णा डाबा वाले की किलिंग हो, या जो राजौरी की जो हमारे जो जो नौजवान जो मजदूर हैं उनकी किलिंग हो। मैं हर तरह की जो किलिंग है उसको मैं जो है कंडम करता हूं। और मेरा एक ही पॉइंट है, मैं कहता हूं कि गन जान लेता है, जान नहीं देता है, जान नहीं बख्शता है। गन से जान ली जा सकती है, गन से जान दी नहीं जा सकती। तो अच्छा, मेरा एक और मतलब ये सवाल है है। गन कल्चर खत्म हो, किसी तरीके का मतलब ये पीस, अमन और भाईचारा रहे। मेरा ये मकसद है कि बस ये जो है किलिंग बंद होनी चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए, कश्मीरियों को इसमें शामिल करके जो है बातचीत होनी चाहिए। अमन का पैगाम अब जरूरी है। अब हर मतलब 30 साल हो गए, 32 साल हो गए लड़ते लड़ते, अब और कितना लड़ना है? बस अब तो बस करो। अब तो ये गरीब बच्चों को मत मारो, मत मरवाओ अपने गरीब बच्चों को। ये भारत के बच्चे हैं, ये सारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने लोग हैं। कोई आपके पराए, आप तो तो साहब, कहते हैं ये हमारा एक अंदरूनी अंग है। अगर अंदरूनी अंग है तो बच्चे भी आपके ही अंग का वास्ता है, आपके ही साथ वाबस्ता है ना, मुंसलिक है। तो मेरा ये पैगाम है कि इस किलिंग को बंद करो और डेवलपमेंट की ओर ध्यान दो, अमन की ओर ध्यान दो, और जो है मसले कश्मीर को एक एक तरीके से एक अमन के साथ हल करने की जरूरत है। मसलों को, और भी जो मसले हैं आम लोगों के, जो मसाइल है उनको भी जो है हल करने की जरूरत है। लेकिन उसमें आपको ये कदम बढ़ाना पड़ेगा कि नई लीडरशिप आपको उसके लिए कायम करनी पड़ेगी। जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जी। यहाँ पर एक फिरदौस साहब, आपसे एक सवाल और रहेगा। जिस तरह रविंदर रैना, जिसको आपने भी कागजी शेर कहा है, उसने एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट शाहिद इमरान है, उसको इस बात पर मजबूर कर रहा था कहने के लिए कि आप बोलो मैं इंडियन हूं। हम सब इंडियन हैं, हम जब कहते हैं हम इंडिया में रहते हैं हम इंडियन हैं, मगर रविंदर रैना को कौन सी तकलीफ ये बोलने में कि मैं कश्मीरी हूं? नंबर एक। नंबर दो, कश्मीर देखिए। से एक, जी दो सवाल एक साथ रहेंगे। कश्मीर जी से जी एक पॉलिटिशियन आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, क्या है, पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, जिसको हम्म जिसने कुछ रियलिटी बताई महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर, और उसको कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमला किया। आप इन दोनों चीजों को किस तरफ देखते? एक तो किसी को जबरदस्ती ये मनवाना कि मैं इंडियन हूं या ना हूं, दूसरा किसी के ऊपर, किसी को मतलब टनल के उस पार कुछ दूसरा समझना, इस पार दूसरा समझना, और उसके ऊपर हमला करना। देखिए, एक बात है, इनको चाहिए सियासी मुद्दे जिन पे ये बात करें। मैं कहता हूं कि कभी भी पीडीपी और नेशनल नहीं आनी थी जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल न तो बीजेपी आनी थी, ये तो क्लियर था। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने मौका दिया एनसी और पीडीपी को, क्योंकि इन्होंने दफा 370 को तोड़ के एक उनके लिए एक मुद्दा पैदा किया। वो अब बोलते हैं कि अब उन्होंने डीडीसी इलेक्शंस लड़े ना, तो इसी बुनियाद पे लड़े कि हम दफा 370 को वापस लाएंगे, स्टेट को वापस बिल्कुल लाएंगे। तो एक बिल्कुल। मुद्दा मिल गया उनको। हम वरना आज आप और मैं ये सवाल आज पूछते अपने जो लोकल एमएलए हैं, लोकल जिनको हमने वोट दिया, या एनसी के पीडीपी के उन एमएलए को जिनको हमने वोट दिया, तो उनको आज पूछते हम कि हम जो लोग हैं, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारी डेवलपमेंट कहाँ है, हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ ठहरा है। हमारे अनगिनत सवाल थे ऐसे कि जो डेवलपमेंट पे होने थे, जो सही, जो असल मुद्दे हैं, असल मसले हमारे, उन पे बात होनी थी। लेकिन इन्होंने मौका दिया, अब वो 370 पे सियासत कर रहे हैं। जी हम 370 को वापस लाएंगे, स्टेट को वापस लाएंगे, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। अब रही बात, जो आप बात करते हैं कि रविंद्र रैना को, शाहिद इमरान को बोलना है कि जी आप हिंदुस्तानी है या नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये तो यही चाहते हैं ऐसे ही सवाल हो। इनको आप पूछो कि जनाब जो स्कैम हुआ है इसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में, ये तो जवाब ही नहीं देंगे। आप पूछो इन्हें कि स्टेट खत्म हो चुका है, स्टेट कार्ड वापस आए, उसका जवाब ही नहीं देंगे। ये आप इनको बोलो डेवलपमेंट है नहीं कहीं पे, तो उसका झूठ आपको झूठा साबित करेंगे। आपको बोलेंगे इनका। और एक मसला, मुझे एक बात याद आ गई। ये जब भी आप बीजेपी के किसी भी जो है नेता से बात करेंगे, तो वो ये कहेगा कि डेवलपमेंट आस्ते आस्ते हो रही है, आस्ते आस्ते होती है डेवलपमेंट, है ना। ये यही कहते हैं कि तरक्की धीरे धीरे होती है, एक ही बार कहाँ होती है। ये जो है
अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी है, तो ये है। लेकिन मसला ये है कि अगर यही होना था तो फिर तो डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्की हो रही थी, फिर क्यों तोड़ना था? मतलब अगर धीरे धीरे तरक्की होनी थी, अगर टाइम लग जाता कि जो है तरक्की होने में, तो फिर 370 क्यों तोड़ना था? फिर तो हो रही थी। आपने रविंदर बोला रैना का 370 तोड़ के, आपने बोला 370 तोड़ के हम जो है जो तरक्की का पहाड़ खोल देंगे। बिल्कुल कश्मीरियों को आपने एक कहा कि हम इसको जन्नत बना देंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, हम पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे, है ना। अब रही बात, अब जो रविंदर रैना की बात कह रहे हैं कि ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है इन लोगों की, इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। आपके और मेरे जेब में इस वक्त भारत का कार्ड है। हम, अगर आपका बिल्कुल पासपोर्ट होगा, मेरा पासपोर्ट होगा, वो भारत का पासपोर्ट है। अगर आप दुनिया में बिल्कुल। कहीं भी कहोगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूँ। ये तो आप कहीं, आई हाँ मीन चले ठीक है, एक आइडियोलॉजी वो अलग बात है, लेकिन जो असल में ऑफिशियल ऑफिशियल जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, वो आप भारतीय हैं, आप भारत के रहने वाले हैं। उस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, उस पे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बोलना क्या है जनाब, इसमें बुलवाना है क्या है? ये तो मुझे लगता है इस सवाल का हमें जवाब ही नहीं देना चाहिए। हमें ये सवाल तो हमें, मतलब इन सवालों का हमें इसको इग्नोर स्किप करके हमें बिल्कुल बोलो। अगर वही आप मुझे पूछोगे वही तो कि, शाहिद इमरान अगर ने आप भी मुझे किया। अगर अगर मुझे भी पूछोगे कि आपके जो है भारतीय है नहीं है, मैं तो कहूंगा, मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा। मुझे क्यों जवाब देना है इस सवाल का? ये तो फजूल सा बिल्कुल सवाल है। एक तो ये रही बात, अब जो पीरजादा मोहम्मद शफी की बात करते हैं, देखिए वो बेचारा एक सोशल एक्टिविस्ट है, बात करता है, हर एक मुद्दे पे बात करता है। मैं और पीरजादा इंसाफ मोहम्मद शफी मैं फिरदौस साहब, अगर और पीरजादा शफी साहब को उर्दू आता हो या ना आता हो, लैंग्वेज पे उसको मतलब महारत हो या ना हो, मगर बात करता है वो रियलिटी की। नहीं नहीं, बात वो रियलिटी की वो करता है, देखिए बात सच्चाई देखिए की करता है। देखिए देखिए किसी को लैंग्वेज पे के बुनियाद पे, जबान के बुनियाद पे हम जो है ना जज नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल उसकी, अगर उसकी जो उर्दू जो जबान है वो कमजोर है, उसका थोड़ी मतलब ये है कि वो जो बोलता है वो हमें समझ आता है, लोग समझते हैं वो उसको, रियलिटी समझ बोलता है ना, आता है। रियलिटी बोलता हाँ, है। अब वो बात करते हैं मुद्दे पे, और जब भी कोई, ये सारे लोग चुप बैठते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के सारे लोग चुप बैठते हैं, तो उस बेचारे को, वो तो जज्बाती है, वो बात करता है। और रही बात अब जो आरएसएस और इसकी बात रही है, तो इनका तो यही प्रोपेगेंडा है कि किस तरीके से लोगों को जो है डराया धमकाया जाए, और जो है यही चीजें तो इनका है। ये इसके अलावा तो कुछ, अगर ये कुछ करते हैं तो हम नजर आ जाता। ये कहीं सारे स्कूल्स खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, यूनिवर्सिटीज खोलते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग्स देते हैं, बच्चों को कम शरह सूद पे लोन दिलाती। देखिए बहुत बड़े ये अभी इस पे कोई बात नहीं करता है क्या? आप मुझे बोलिए, आप किसी भी बैंक में जाओगे तो डायरेक्टली आपको लोन नहीं मिलता है, आपको पहले किसी बिल्कुल इदारे से, केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी या और इदारों से आपको बात करके फिर आपको सब्सिडी दी जाती है, मैं समझता हूँ। लेकिन बिल्कुल, एनओसी क्या लाकर आपको बाकी डायरेक्टली, चीजें लाकर। क्या डायरेक्टली आपको बैंक ये लोन देता है? नहीं देता है। अगर देता है तो वो आपको परसेंटेज इतनी हाई होती है उस पे कि आप उसमें, जम्मू कश्मीर में पहले हालात खराब है, यहाँ पे ज्यादातर बिजनेस तो बंद ही रहता है। कम शरह बिल्कुल सूद पे अगर आप लोगों को 2%, 3%, ज्यादा से ज्यादा 4% पे अगर डायरेक्टली बैंक फाइनेंस करेगा, तो जो पढ़े लिखे लोगों को, आप या मेरी बात याद रखिए, और मौका दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, पीछे जो है डिपार्टमेंट्स की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बेरोजगारी कम होगी, तरक्की ज्यादा होगी, मसले मसाइल खत्म होंगे, नौजवान देखिए। और एक आपने मुद्दा आपने देखा होगा कि जितने भी लोग यहाँ पे, चाहे वो आंगनवाड़ी के वर्कर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एनवाईसी हो, या उसमें जो है खिदमत सेंटर वाले हो, कई बिल्कुल, सारे डिफरेंट कैटेगरीज के डिलीवरी 28 डिपार्टमेंटों के जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आपने देखोगे, उनके धरने होते हैं, हर रोज कोई ना कोई धरना जी आपको मिलेगा। सड़क पे, बिल्कुल कहीं पे भूख हड़ताल पे है, कहीं सारे दिनों पे हड़ताल पे है। क्यों करना है ऐसा? अगर हुकूमत एक बार कहती कि आप आ जाओ हमारे साथ, क्या मसले, क्या इश्यूज हैं, तो क्या 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 प्रॉब्लम है हमारे, हम तो इतना पैसा और चीजों पे, इनके करप्शन पे इतना पैसा, जो इतने स्कैंडल है इनको, कि करोड़ों में और अरबों में स्कैंडल है इनको, तो वहां पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर हम मतलब मान लीजिए 40,000, 50,000, 1 लाख लोग जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स में इसमें लगे हुए हैं, किसी भी जरिए से लगे हों, उनको जो है रेगुलराइज किया जाए, उनको बाजाब्ता जो उनको मौका दिया जाए, जो भी लगे हो, जिस तरीके से भी लगे हो, आप उनको परमिट करके
दूसरा एक रास्ता खुलेगा। एक तो मुलाजमों की खपत भी कम होगी, तो मतलब जहाँ पे भी वैकेंसीज हो, एक तो वो फुलफिल हो जाएंगी, मुश्किलात आसान हो जाएंगे डिपार्टमेंट्स के भी। और दूसरा ये कि धरने भी नहीं होंगे, सड़कों पे धरने भी, ये चाहते हैं कि सड़कों पे लोग रहें, ये तो ऐसा ही मसला है बेसिकली जी। बिल्कुल। तो आप लास्ट में क्या पैगाम देंगे अपने लोगों के लिए, जो आपके लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अपने लोग हैं, जो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे? जिस तरह से मैंने 61,000 लोगों की कवरेज की, और बार बार मुझे वो फोन कर रहे हैं, और उनको कहीं ये आस है कि बजट आई हुई है, 8 तारीख को लास्ट बजट है जम्मू कश्मीर की, हमारे लिए कुछ होगा उस बजट में। तो क्या देंगे आप भरोसा अपने लोगों को, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं तो कहूँगा ये कि मैं सरकार में नहीं हूँ, या मेरा सरकार में दखल नहीं है, लेकिन एक बात है, मैं अपने लोगों को यकीन दिलाता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहैसियत नौजवान, बहैसियत में जम्मू कश्मीर का रहने वाला पढ़ा लिखा एक इंसान, एक सोच समाजी कारकुन होने के हैसियत से, मैं आपकी आवाज हर बार उठाऊंगा, हर दम उठाऊंगा, हर लम्हे उठाऊंगा। एक तो ये है, जो भी जुल्म होगा उसके खिलाफ हमारी आवाज होगी। और रही बात जो आपको, मैं अपने लोगों को, अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, जब तक आप लोग पीछे हटेंगे, जब तक आप जो है पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम नहीं करेंगे, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन काम करो सोसाइटी के लिए। अगर आप काम करते हो सोसाइटी के लिए, मेरा मेरा ये यकीन है, मेरा ये कंफर्म बिलीव है मेरा, कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में हमारा जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर होगा, तरक्की होगी, अमन होगा, सब कुछ होगा, और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और कहीं पे आपको दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है। और रही बात, आप जो है ये जो गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे जो हम भागे फिर रहे हैं, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि हम ज्यादा इसके पीछे ना, अगर मिलती है नौकरी तो ठीक है, नहीं मिलती है तो अपना रोजगार, छोटा मोटा सा ही रोजगार खोलें, स्कीम्स हैं, थोड़ा सा उनका फायदा उठाएं, हम भी प्रेशराइज करेंगे, आप मिलके, जब हम एक दूसरे से कंधा कंधा मिला के हम काम करें, फिर दोस्त नबी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक किफायत सईद या कहीं सारे लोग जो हैं, इस तरह के लोग जब तक हम मिलेंगे नहीं, जब तक हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठेंगे, जब तक हम अपने कौम के लिए काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होना है। ये बिल्कुल मेरी बात ये याद रखें, जो भी पुराने सियासतदान हैं, इन्होंने अब आगे जाके आपको झूठ बोलना है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपसे झूठ बोल के जी नौकरी देंगे, लिस्ट बनाएंगे, जाली लिस्ट बनाएंगे, जाली साइट्स बनाएंगे कि यहाँ पे आपको अस्पताल देंगे, वहां पे आपको स्कूल देंगे, वहां पे आपको कॉलेज देंगे, वहां पे आपको नया ब्लॉक देंगे। यही प्रोपागंडा आप तक तो नहीं दिए 70 साल में या 40 या 50 साल में, 30 साल में, लेकिन अब जब इलेक्शन का वक्त आएगा धीरे धीरे, तो अब ये तो एक तो नरम भी हो जाएंगे। पहले तो ये सख्त थे, ऑफिस में किसी को आने नहीं देते, टाइम नहीं था इनके पास, फोन रिसीव नहीं करते थे, लेकिन अब इनका लहजा बदल जाएगा, अब इनका तरीका बदल जाएगा। अब ये आपको रोज जो है आपको खबर गिरी करेंगे, आपको पूछेंगे, आपका कोई कुत्ता भी मर जाएगा तो आपके घर जरूर आएंगे कि आपका कुत्ता जी मर गया। तो इससे पहले आपका अगर बाप भी मरता, भाई भी मरता, आपको उसको कोई फिक्र नहीं था। तो मसला ये है कि इनको ये है कि ये जितने भी सियासतदान है जम्मू कश्मीर में, सबों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनमें अक्सर तादाद जो है वो ऐसा ही झूठ बोल के आपको बेवकूफ बनाएंगे, वोट लेंगे, असेंबली में फिर जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को सेटल करेंगे, अपने कारकरों ठेकेदारों को फायदा पहुंचाएंगे। आप बस पैर उनके दबाते रहेंगे, आप दबते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मेरा पैगाम ये है, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अजीज हमवतनों, उठो, जाग जाओ। फिर दोस्त नबी का ये पैगाम है आपके लिए कि हम सब मिलके, मैं नहीं सिर्फ, हम सब मिलके आप आवाज बनो। फिरदौस नबी का मत सो, फिरदौस नबी बोल रहा है जी आप कोई ठेकेदार मैं बनाऊं, मैं कोई लीडर बनाऊं, मैं कोई जो जवानों का मुसिया बनाऊं, नहीं। आप उठो, मैं आपको फॉलो करूंगा, आप चलो आगे, हम चलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे, एक से जब कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे रोजगार भी मिलेगा, तरक्की भी होगी, अमन भी होगा, आपको अपने हाथों में सब कुछ होगा। जो आप और मैं समझते हैं ना, जो आपके दिल में और मेरे दिल में दर्द है, शायद वो मेरा बाप नहीं समझ सकता है, मेरा दादाजी नहीं समझ सकता है। हमारी जनरेशन जो समझती है, जो हम नौजवान फेस कर रहे हैं, जो हमें मुश्किलातों का सामना है, हमारा नौजवान क्या आज का नौजवान क्या चाहता है? वो चाहता है रोजगार, वो चाहता है कारोबार,
وہ چاہتا ہے ڈیولپمنٹ, ہر طرح کی ڈیولپمنٹ وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی سڑک اچھی ہو, پانی اچھے سے ملے, ہو بجلی ملے, اس کو جو ہے اسپتال دور جانا نہ پڑے, بینکنگ فیسلٹیز ہو, اور طرح کی فیسلٹیز ہو جو دنیا میں اس وقت ہے, تو وہ فیسلٹیز اس کو بھی پرووائڈ ہو, اس کو بھی میسر ہو. وہ یہی چاہتا ہے, آپ جیسا اور میرا جیسا نوجوان یہی چاہتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. جب تک ہم لوگ اس کے لیے کام, میرا دادا جی اس کے لیے کام نہیں کرے گا, میرے ڈیڈی جان اس کے لیے کام نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں, آپ کے پلے گراؤنڈ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہیں, ہمیں زندگی بسر کرنی ہے, لیکن اس میں فیسلٹیز ہونی چاہیے, ان میں ساری سویدھا ہونی چاہیے, اس میں ہر طرح کا جو ہے کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. مشکلاتوں سے مطلب جو ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں وہ نہیں ہو. میری یہی میرا لاسٹ بھی ایک پیغام ہے تو جموں کشمیر کے, لیکن کانسٹیٹوئنسی خان صاحب کے لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ میں نے الیکشن کے دوران بھی جب میں یہ بات کرتا تھا, میں اس وقت بھی یہی بات کرتا, آج بھی وہی بات کرتا ہوں, اور جب تک میری سانسیں تب تک بھی یہی بات کروں گا. میں آپ کے لیے لڑوں گا, میری زندگی آپ لوگوں کے اوپر قربان ہے. ایسی فردوس نبی کی ہزاروں زندگی آپ پہ قربان ہے, لیکن آپ خدا را ہوش سے کام لے. آپ سمجھیں کہ فردوس نبی آخر چاہتا کیا ہے. فردوس نبی نے کوئی گھر محلات نہیں بنائے, گاڑیاں نہیں خریدی, کوئی فوج نہیں ارد گرد اس کے, کوئی بینک نہیں بھرے, کوئی بڑا بیوروکریٹ نہیں. ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, سماجی کارکن, ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے, ایک عام گھر سے تعلق رکھتا ہے, جو آپ کے لیے نکلا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کی میں خدمت کروں, تہ دل سے خدمت کروں, آپ کو سنوں, آپ کو ایڈریس کروں, آپ کو مشکلات کے جتنے مشکلاتوں کا سامنا ہے ان مشکلاتوں سے آپ کو جو ہے نجات ملے. یہی میری ترجیح, یہ میری زندگی کا یہ جو ہے مقصد ہے کہ فردوس نبی نہیں صحیح, کوئی اور صحیح, لیکن میرا جو پیغام ہے میں اپنے لوگوں کو جگاؤں گا, اپنے لوگوں کو بار بار یاد دلاؤں گا کہ آپ لوگ باعزت لوگ ہیں, آپ بے عزت لوگ نہیں ہیں. آپ باعزت رہو, آپ بے عزتی کی زندگی بسر نہ کرو. جب تک آپ کو عزت نہیں ملتی کہیں پہ, وہاں پہ مت جاؤ, مت در کے ٹوکرے کھاؤ, مت اپنے آپ کو ذلیل کرو, بلکہ اپنے آپ میں عزت پیدا کرو, عزت کی زندگی گزارو, اور خود مختار ہو کے اپنی بات کرو, سر اونچا کر کے اپنی بات کرو. آپ نے کسی کا تو کھایا کچھ نہیں ہے, آپ نے تو دیا ہے. آپ نے 8ویں پاس لوگوں کو منسٹر بنایا ہے, 3-4 بار منسٹر بنایا ہے, MLA بنایا ہے, تو آپ نے بہت کچھ کیا ہے. تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں جب نوجوانوں کو موقع دیں, ایک موقع دیں, دیکھیں کہ انشاءاللہ ترقی ہوگی. جموں کشمیر کانسٹیٹوئنسی خان صاحب سکھناگ یا وتریل علاقہ ہے, پارنو ہے, خان صاحب کے دور دراز گاؤں ہیں, ان میں ترقی ہوگی, ہر ایک قسم کی فیسلٹی ہوگی. اور لاسٹ پہ ایک بات, اگر آپ میری بات غور کریں, کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھے کہ اگر خدا کو حاضر ناظر رکھ کے بولیں کہ کیا ہر ایک گاؤں میں, ٹاؤن کو چھوڑ کے ہر ایک گاؤں میں پانی, بجلی اور سڑک ہے, اگر یہ ہے تو میں پھر جھوٹا ہوں. میں معافی مانگوں گا آپ سے. تو یہ نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہے. یہ اگر ہے سڑک تو وہ خستہ حال ہے, وہ چلنے کے لائق نہیں. اگر بجلی ہے تو وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے آتی ہے. اگر پانی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی آتا ہے, تو وہ بھی گندا پانی ہے. ہمارا پانی کفایت صاحب, میرے علاقے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں اتنا صاف پانی ہے, وہ پورا سری نگر پی جاتا ہے, پورا سری نگر. مجھے اس سے اعتراض نہیں, سری نگر پی جاتا ہے, لیکن مجھے اس سے اعتراض ہے کہ میرے لوگ نہیں پیتے اس کو. میرے لوگوں کو گندا پانی نصیب ہوتا ہے. میرے لوگ آج بھی DC آفس کے باہر دھرنے دیتے ہیں. میرے لوگ آج بھی ایکس MLA کے باہر, گھر کے باہر رہتے ہیں, جی ہمیں پانی چاہیے, ہمیں پائپیں چاہیے. کیوں یہ بے عزتی کی زندگی ہمیں بسر کرنی ہے؟ آپ خود اٹھو اور خوددار بنو. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. شکریہ, جزاک اللہ کفایت صاحب. شکریہ فردوس صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے فردوس نبی صاحب, جو کہ جموں کشمیر پیپلز فرنٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایک کارکن بھی ہیں, جنہوں نے بہت ساری باتیں یہاں پر کہی, اور جو ریئلٹی تھی انہوں نے ریئلٹی کہی. اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول پر رپورٹس دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, اور یہ ریئلٹی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو